नमस्कार मित्रों, सेफ व्हील्स चैनल के कानून पढ़ने की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न विषयों पे अलग अलग नियमावली बना सकती और उसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 बनाई गई, जिनको CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 कहते हैं। अब हम आपको एक एक नियम के बारे में बताना चाहेंगे। अभी तक हमने एक्ट की धाराएं आपको बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि अधिनियम एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, उस फ्रेमवर्क के भीतर काम कैसे होगा वह व्यवस्था नियमावली तय करती है। तो केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 वो छोटे छोटे प्रावधान बताती है कि कोई भी काम अधिनियम के तहत होगा कैसे। हम इसका निर्वचन शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए लाभकारी होगी। नियम 18 कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे होगा। आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो निश्चित अवधि के लिए प्राप्त होता है। इसके बारे में बहुत ढेर सारी किंतु परंतु बनाए गए हैं, जिसके बारे में आपसे एक पृथक से एक्ट में ही मैंने बता चुका हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए जारी होते हैं। कब कब उनका रिन्यूअल होगा, उनकी क्या क्या शर्तें होंगी, एक्ट में पूरी तरह से दिया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो नियम 32 का जो फीस है वो जमा करने के बाद आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि नवीनीकरण किसी भारी माल वाहन या किसी भारी यात्री मोटरयान के चलाने के लिए है तो इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो आपकी फिटनेस का प्रमाण पत्र होगा, स्वस्थ होने का, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है और इसके बाद अगर आप नवीनीकरण के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कुछ अतिरिक्त जुर्माना जमा करके रिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद फिर आपको लर्निंग जारी की जाएगी और आप फिर वैसे ही टहलते रहेंगे। लेकिन सरकार ने व्यवस्था की है कि आपको समय पर उसका एप्लीकेशन दे देना चाहिए। नियम 18 का कहता है कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस भीग जाए, फट जाए, गुम हो जाए या इस प्रकार से घिस जाए कि वो उसमें लिखी हुई चीज़ें पढ़ने योग्य न हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। नियम 19 कहता है कि जहाँ भी आपको कोई भी सरकारी काम लेना हो, इनका कहना है कि फीस लगेगी और आपको फीस देना होगा। ये कहते हैं कि यदि नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन को नामंजूर आपने कर दिया है, यदि किसी ने फीस जमा की, मान लीजिए 100 रुपये कि हमारा रिन्यूअल कर दीजिए, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता है, तो नियम 19 कहता है कि 50% फीस आपको वापस कर दी जाएगी। यानी कि इसमें 50% रिफंडेबल होगी, 50% नॉन रिफंडेबल होगी। नियम 20 कहता है कि रक्षा विभाग के मोटरयान चलाने के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस नियम 20 के तहत अलग से जारी किया जाएगा। और इनका ये स्पष्ट रूप से है कि इसमें कौन कौन से प्राधिकारी हैं। मेजर और उससे ऊपर के रैंक के सेना के अधिकारी, लेफ्टिनेंट कमांडर और उसके रैंक के नौसेना के अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर उसके ऊपर रैंक के वायुसेना के सभी कमांड अधिकारी हैं, जिनको अलग से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। नियम 21 में वो डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं जिसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है। इसमें देखिए कुल 24 आधार दिए गए हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको देने से मना किया जा सकता है, रिन्यूअल करने से मना किया जा सकता है, या बीच में ही उसको अमान्य किया जा सकता है। इन्होंने लिखा डिस्क्वालिफिकेशंस। पहला है, देखिए, गाड़ी की चोरी। यदि कोई व्यक्ति गाड़ियों की चोरी में लगा है और उसके पास अपने लाइसेंस है तो उसका लाइसेंस नष्ट मतलब निरस्त किया जा सकता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। वाहन की चोरी, यात्रियों पर हमला, यदि कोई ड्राइवर अपने किसी सवारी को पीट देता है। अक्सर ऐसी मारपीट की घटना होती है, लेकिन ये नियम ही नहीं किसी को पता है, न जनता को पता है, न पुलिस के अधिकारियों को पता है। ड्राइवर यात्रियों से मारपीट की हजारों घटनाएं पर डे होती हैं, लेकिन क्या किसी ड्राइवर का DL आपने कैंसिलेशन के लिए भेजा कि साहब ये डिस्क्वालीफाई करता है? नहीं भेजा, क्योंकि नियम की जानकारी हमें नहीं हो पा रही है।
तो आप ये जान लीजिए कि यदि कोई ड्राइवर अपने यात्रियों से मारपीट करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। यात्रियों का निजी सामान चोरी कर लेना, माल गाड़ी में लदा हुआ माल चोरी करना, बेच लेना, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, सब पे चोरी डकैती लिखी जाती है, लेकिन डीएल कैंसिल नहीं होता, कराना चाहिए। विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई माल का परिवहन करना, जैसे प्रतिबंधित गौमांस का परिवहन कर रहा हो, विस्फोटक का परिवहन कर रहा हो, अवैध रूप से मिट्टी परिवहन कर रहा हो, तो ऐसे चीज़ों का परिवहन भी डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। चालक द्वारा गाड़ी चलाते समय खुद ऐसे काम करे जैसे लाउड म्यूजिक सुनने लगे, हेडफोन लगा ले, सीट पे बैठे बैठे नाचने लगे, सीट पे बैठे बैठे पानी पी रहा, सीट पे बैठे बैठे केन से कोई मादक पदार्थ बियर आदि पी रहा, तो ऐसा कोई काम कर रहा हो जिससे उसका खुद का कंसंट्रेशन भंग हो रहा हो, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि लोग गाड़ी से चलाते समय कभी सीट शीशा खोलने लगते हैं, कोई बटन दबाने लगते हैं, कोई जेब से सामान निकालने लगते हैं या गेट खोल के थूकने लगते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ड्राइवर का कंसंट्रेशन भंग करने वाली चीज़ें, इस पर डीएल कैंसिल हो सकता है। यात्रियों का अपहरण, ये तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मालगाड़ी पे लदे हुए माल के साथ साथ आज सवारी बैठा लेना, धारा 134 के उल्लंघन में विफल रहना, यानी दुर्घटना होने के बाद पीड़ित की मदद ना करना, गाड़ी रोकने में विफल होना, जब कोई पुलिस अधिकारी परिवहन वाला रोके, गाड़ी आप ना रोके तो आपका डीएल कैंसिल हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, जिस व्यक्ति ने माल बुक किया है, जिस व्यक्ति ने गाड़ी बुक की है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, लोक सेवा यानों को चलाते समय, यानी कि जब आप सरकारी गाड़ी चला रहे हो तो दौरान धूम्रपान करना, रोडवेज के ड्राइवर हैं, पुलिस के ड्राइवर हैं, सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते समय अगर सिगरेट पी रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस उनका कैंसिल हो सकता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। लोक स्थान पर पब्लिक प्लेस पर गाड़ी को यूं ही छोड़ देना, इलीगल पार्किंग में कहीं भी बाइक गाड़ी छोड़ दिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। कोई व्यक्ति जो गाड़ी में चढ़ रहा हो या गाड़ी में चढ़ने की तैयारी कर रहा हो तो उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि गाड़ी को चला देना, गाड़ी को ढाल पे खड़ा कर देना, वो चढ़ ना पा रहा हो। किसी व्यक्ति को ऐसे बैठा लेना कि उसको खुद न दिखाई दे, ऐसा अक्सर थ्री व्हीलर ऑटो वाले करते हैं कि अपनी सीट पे दाहिने बाएं 3 आदमी बैठा लेते, खुद तिरछा होके बैठते, गाड़ी से उनको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन गाड़ी चला रहे हैं। इस तरह से किसी यात्रा में देर लगाना, अनावश्यक रास्ता तय करना कि उसकी टाइमिंग बढ़ जाए, मोटर कैब द्वारा भाड़े पे लिए जाने के समय जो किराया कहा गया था बाद में किराया बढ़ा देना, हालांकि ये मोटर टैक्सी ड्राइविंग रूल्स में भी इसको बदल दिया गया है मोटर कैब वाले में। इस प्रकार से इसमें 24 बिंदु दिए हैं जिसमें कि किसी भी आधार पे किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। 3 कैटेगरी है, मैंने आपको एमबी एक्ट में बताया था। नियम 21 का कहता है सार्वजनिक क्षेत्र में नाम रखना। इनका कहना है कि यदि धारा 19(3) के तहत किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश के खिलाफ अपील की जाती है तो अपील खारिज कर दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रण इत्यादि के लिए एक विज्ञप्ति निरस्त किया जा सकता है, यानी कि कोई ऐसा नाम रख लेना कि जिससे कि आपको लगे कि सरकारी चीज़ है। सार्वजनिक नाम रखना, पब्लिक सेक्टर का नाम रख लेने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। जैसे किसी विभाग का नाम लिख लेना या किसी ऐसे संगठन का नाम लिख देना जो सरकारी हो, तो वो भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको नियम 21 और नियम 21 का में वो डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं जिसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब अगला है नियम 22, न्यायालयों द्वारा पृष्ठांकन। नियम 22 कहता है कि कोई भी न्यायालय किसी चालान का या किसी मुकदमे का ट्रायल करते समय यदि किसी भी ड्राइवर को दोषित करता है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के पृष्ठभाग पे लिख देगा सजा को, जिस पे तारीख अंकित होगी, जिसमें सजा अंकित होगी और जिस पे संबंधित न्यायालय के हस्ताक्षर होंगे। इसको कहा जाता है पृष्ठांकन। तो न्यायालय नियम 22 के तहत ये पृष्ठांकन कर सकती है। अभी पृष्ठांकन किन मामलों में कर सकती है, मैं आपको धाराएं बता देता हूँ। धारा 22, धारा 39, धारा 56, धारा 66, धारा 178, धारा 118, धारा 114, धारा 130, 132, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 194, यानी कि जो
शास्तियों वाले चैप्टर में जो छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेस थे, अगर इसमें न्यायालय आप पे जुर्माना करती है तो ड्राइविंग लाइसेंस के पृष्ठ पे उसको लिख देगी, ताकि जब आप पकड़े जाएं तो पता चल सके कि आप कितनी बार गलती कर चुके हैं। ये बड़ा पुराना सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, और यह आदमी की निष्ठा पे निर्भर करता है। माननीय न्यायालय में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि कदाचार में लिप्त हो जाते हैं और इसका पृष्ठांकन नहीं करते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि यह व्यक्ति अभ्यस्त उल्लंघन करता है। लेकिन ये व्यवस्था नियम 22 में दी गई है। नियम 23 कहता है कि प्रत्येक राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस का एक रजिस्टर होगा। अब ये रजिस्टर पहले मैनुअल बनाया जाता था, अब ये रजिस्टर डिजिटल बनाया गया है, जिसको आपका सारथी पोर्टल पे ये रजिस्टर आपका मेंटेन होता है, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस का सारा विवरण आपका दिया जाता है। 23 का कहता है कि इस रजिस्टर को हमेशा अद्यावधिक किया जाएगा। 23(6) कहते हैं कि अत्यधिक करने के लिए जो संबंधित आरटीओ हैं उनका अपना कर्तव्य है, उसका वो पालन करेंगे। नियम 24 में ड्राइविंग स्कूल की स्थापना और इसके रेगुलेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आरटीओ से प्रारूप 11 में लाइसेंस लेकर मोटर चलाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए ड्राइविंग स्कूल की स्थापना कर सकता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो नहीं करेगा, नहीं रखेगा, लेकिन अगर लाइसेंस है तो वो कर सकता है। इसमें बहुत सारा विषय है जिनके विषय बारे में मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग स्कूल कैसे बनेगा, वहाँ पर क्या पाठ्यक्रम होगा, ये सारा चीज़ें सरकार द्वारा इसमें तय कर दी गई हैं। संबंधित आरटीओ इसमें अलग से आदेश जारी करते हैं। नियम 25 कहता है कैसे मोटर ट्रेनिंग स्कूल की जो लाइसेंस है उसका रिन्यूअल किया जा सकता है। यह लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा, 5 साल बाद आप इसका रिन्यूअल करा सकते हैं। ड्राइविंग मोटर ट्रेनिंग स्कूल का लाइसेंस अगर खो गया है तो उसका डुप्लीकेट आप जारी करा सकते हैं। नियम 27 कहता है कि कोई भी मोटर ट्रेनिंग स्कूल लाइसेंस धारक व्यक्ति उन शर्तों को पूरा करेगा जो शर्तें आरटीओ द्वारा उसके ऊपर लगाई गई हैं, जैसे कि वो छात्रों का डाटा रखना, सिलेबस रखना, अपने पास ट्रेनर रखना जो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग के बारे में बता सकें, ऐसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को रखना जो गाड़ियों की बारीकी के बारे में बता सकें। इन सब चीज़ों को स्कूल कब चला, कितना दिन चला, कितना घंटा ट्रेनिंग हुआ, थ्योरी ट्रेनिंग कब कराई गई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब कराई गई, इन सब चीज़ों के बारे में अपने पास कागज मेंटेन करेगा। नियम 28 में प्रावधान किया गया है कि जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी है अगर वो अनियमितता पाता है तो मोटर ट्रेनिंग स्कूलों का लाइसेंस जब्त कर सकता है या निरस्त कर सकता है। इसके खिलाफ विभागाध्यक्ष को अपील की जा सकती है। ये नियम 29 में प्रावधान किया गया है और नियम 30 में दिया गया है कि आप अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस प्रकार से मोटर ट्रेनिंग स्कूल के बारे में नियम 25 से लेकर नियम 30 तक बहुत डिटेल प्रावधान किए गए हैं कि यह कैसे चलाए जाएंगे। नियम 31 कहता है कि मोटर यानों के चलाने के लिए सिलेबस जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, उनका सिलेबस क्या होगा। यह सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको पूरा करना और इसको पढ़ के आपको सुनाना भी अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। इतनी मेहनत में तो हम गाड़ी चलाना सीख गए थे, लेकिन फिर भी चूँकि आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको मैं पाठ्यक्रम पढ़ के सुनाऊंगा जरूर, और इसके लिए एकदम पृथक से एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मोटर ट्रेनिंग स्कूलों में दिया जाने वाला जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। CMBR 1989 का नियम 31 कहता है कि स्कूलों या केंद्रों में मोटर यानों के चालन में ट्रेनिंग देने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। पहला है ड्राइविंग की थ्योरी। ड्राइविंग की थ्योरी में पहला विषय है अपने वाहन को जाने, दूसरा विषय है वाहन का नियंत्रण, फुट कंट्रोल, हैंड कंट्रोल या अदरवाइज कंट्रोल। तीसरा पाठ है ड्राइविंग पूर्व गाड़ी की जांच, ड्राइवर की सीट पर बैठने से पूर्व और गाड़ी की सीट पर बैठने के बाद जो डैशबोर्ड आदि की इंडिकेटर्स हैं उनको चेक करना। अध्याय 4 है ड्राइव शुरू करते समय क्या सावधानी बरती जाएगी। अध्याय 5 कहता सड़क पे ड्राइविंग, अध्याय 6 चौराहों पे ड्राइविंग, अध्याय 7 टेक्निकल ड्राइविंग, अध्याय 8 गाड़ी को रिवर्स करना, अध्याय 9 गाड़ी को पार्क करना, अध्याय 10 रास्ते में ड्राइवर के क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारी है,
अध्याय 11 कुछ वाहनों को ओवरटेक करने की क्या नियम होंगे। ये पहला विषय है जिसको कहा गया है ड्राइविंग थ्योरी पेपर फर्स्ट, ये पढ़ाई जाएगी। और ट्रैफिक की ट्रेनिंग का जो फर्स्ट पेपर है उसमें देखिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा। एमबी एक्ट की धारा 118 के अधीन बनाए गए ड्राइविंग रेगुलेशन सन 2017 के 40 नियम आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है हैंड सिग्नल, तीसरा है ट्रैफिक के चिन्ह, चौथा है ट्रैफिक के पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल और वार्डन के जो संकेत हैं ट्रैफिक के उनकी जानकारी, ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल की जानकारी, रोड मार्किंग का परिचय, नेशनल हाईवे पे स्पीड के संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं। चौथा है आपत्तिजनक स्थलों पे पार्किंग करने से मना करने की ट्रेनिंग।